एलएनआर क्लासेस बीएमआर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरपीएससी ऑल्ड पेपर सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक का जो पेपर 13/2/2023 को हुआ था, संस्कृत शिक्षा विभाग की वो परीक्षा रही और आगे भी 28 तारीख को हिंदी का वरिष्ठ अध्यापक का पेपर होने वाला है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए उसके साथ ही साथ आज हम जिन 30 प्रश्नों की बात करेंगे वे सभी व्याकरण के हैं। तो व्याकरण बड़ी से लेकर छोटी सभी परीक्षाओं के लिए बराबर उपयोगी है, भले वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो या फिर पटवारी की परीक्षा हो, ग्राम सेवक की परीक्षा हो, एसआई की परीक्षा हो, सभी के लिए बराबर उपयोगी है व्याकरण के प्रश्न। जहां कभी कभी तो हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, वही कई बार क्या होता है कि उस प्रश्न के इर्द गिर्द घूमता हुआ कोई नया प्रश्न अपने को दिखाई दे जाता है। तो अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पहला ही सवाल अपना है कि निम्न में से नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। क्या पूछा गया है? नी उपसर्ग, नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। क्या है? नहीं पूछा है, यानी नी उपसर्ग किसमें नहीं है? निदर्शन में नी धन दर्शन हो जाएगा, है नी उपसर्ग। निवास नी धन वास हो गया। निर्दोष निर्धन दोष होगा, सीधा ही निर्धन दोष। दोष में र ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर ये निर हो गया, ये दोष हो गया, और नी मग्न में निधन मग्न हो जाएगा। तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा नी उपसर्ग। जिसमें नहीं वो कौन सा है? जिसमें निर उपसर्ग है, वो कौन सा हो गया? निर्दोष। अगला सवाल है, निम्न में से किस विकल्प में परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है? परा उपसर्ग, परा उपसर्ग से निर्मित शब्द। तो देखिए, पराधीन में क्या होगा? परधन अधीन। पराधीन में क्या होगा? परधन अधीन। और परार्थ में क्या होगा? परधन अर्थ हो जाएगा। और परायण में क्या होगा? परधन अयन हो जाएगा, परायण बनेगा, परधन अयन। और जो परामर्श है उसमें पराधनमर्श होगा। इस प्रकार से सही उत्तर होगा परामर्श। तो पराधीन पर धन अधीन, और परार्थ पर धन अर्थ, और परायण पर धन अयन। इस प्रकार से जो पर धन अर्थ पराधनमर्श है, परामर्श, ये सही उत्तर हो जाएगा। परा उपसर्ग से निर्मित एक ही शब्द है। और इसको और तोड़ना चाहें तो पर धन अधिधन इन हो जाएगा, अधिधन इन, अधिधन इन। इन प्रत्यय भी इसमें है। कई बार ऐसा भी सवाल पूछ लिया जाता है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है, ऐसा भी सवाल कई बार देखा जाता है। अगला है इन प्रत्यय। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, वापस से नहीं पूछ लिया गया है। तो देखिए, कुलीन में क्या है? कुलधन ईन। क्या शब्द है? कुलधन ईन, इन प्रत्यय है। क्या है? ईन। और नवीन में नवधन ईन हो जाएगा, नवधन ईन नवीन बना। ग्रामीण में ग्राम धन ईन, और न का क्या बन गया है? ण बन गया है, ग्राम धन। और ये क्या है? समधन कीर्ण, सॉरी कीर्ण, यानी सम क्या है? उपसर्ग है। तो पहला जो संकीर्ण शब्द है उसमें सम उपसर्ग आया है, और बाकी सारे के सारे इन प्रत्यय वाले शब्द है। ग्राम धनीन, नवधनीन, कुल धनीन। तो इस प्रकार से संकीर्ण इसमें सही हो जाएगा। अगला है, अभी देखिए, हमारी जो एलएनआर क्लासेस है उसमें जो फर्स्ट ग्रेड की स्कूल व्याख्याता का कोर्स उपलब्ध है, जिसमें
संपूर्ण कोर्स हो रखा है, रिकॉर्डेड वीडियोस है, आप इसका लाभ उठाना चाहे तो जरूर उठाएं। और बहुत ही इस तरीके से वीडियोस बनाए गए हैं कि आपको ऐसी पाठ्य सामग्री मिले जिससे परीक्षा में सवाल हल करने में मदद मिले, देखते ही लगे कि ये सवाल तो मैंने वहां पर पढ़ा था। तो प्रश्नोत्तर शैली भी है और विश्लेषण भी है, सब कुछ आपको ऐप पर मिलेगा। वैसे ही सेकंड ग्रेड भी है, वैसे ही सहायक आचार्य का भी कोर्स अपने यहाँ पर उपलब्ध है। सहायक आचार्य के कोर्स में लगभग 40 मिनट का एवरेज वीडियो और वीडियोस की संख्या है 1000 के आसपास, और उसमें समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। कुछ ऐसी सामग्री है रिकॉर्डेड में जो समय समय पर अपडेट करने की जरूरत है, उसे तो अपडेट करते हैं। कुछ सटीक विश्लेषण वाली सामग्री बनी हुई है, तो उसमें कुछ नई प्रश्नोत्तरी समय समय पर ऐड करते रहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से तदितांत शब्द नहीं है। तदितांत, तदितांत क्या होता है? पहली बात तो ये पता होना जरूरी है, हमें क्या पता होना चाहिए कि तदितांत का अर्थ क्या होता है। तदितांत कौन से होते हैं? तदितांत वे शब्द होते हैं, वे शब्द जो जो कैसे प्रत्यय से बनेंगे? जो क्रिया के अलावा, क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ प्रत्यय लगकर निर्मित होते हैं, प्रत्यय लगकर निर्मित होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं तदितांत। कौन से शब्दों को तदितांत कहेंगे? ऐसे शब्द जिनका मूल शब्द करके क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये शब्द, कोई भी शब्द हो सकता है। विशेषण भी मूल शब्द के रूप में हो सकता है, आपके संज्ञा भी मूल शब्द के रूप में हो सकती है, सर्वनाम भी मूल शब्द के रूप में हो सकता है, कोई अव्यय शब्द भी मूल शब्द के रूप में हो सकता है। तो अब अपने पास जो शब्द उपलब्ध है उनमें से एक ऐसा शब्द है जिसका मूल शब्द कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि नहीं है। तो देखिए, चतुराई, चतुराई में चतुर है, मूल शब्द क्या है? चतुर। चतुर धन आई, क्या है? चतुर धन आई, चतुराई। तो चतुर क्या है? विशेषण है। चतुर क्या है? विशेषण है। तो देखिए, चतुर विशेषण है तो तदित हो गया, क्योंकि मूल में क्रिया नहीं है, विशेषण है, तो ये तदितांत शब्द है। फिर चतुराई, फिर हुआ चचेरा, किससे बना? चाचा धन एरा, मूल शब्द क्या है? चाचा। तो चाचा क्या है? चाचा एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा है तो संज्ञा में प्रत्यय लग रहा है, तो ये भी चचेरा भी क्या है? तदितांत शब्द है। उसके साथ ही साथ मिठास, मिठास में मीठा धन आस, मीठा क्या है? विशेषण है। मीठा पान खाया, कैसा पान खाया? मीठा पान खाया। तो मीठा क्या है? विशेषण है। मीठा विशेषण है और उसमें आस प्रत्यय लगने से मिठास बना, और वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या बन रहा है? तदितांत है मिठास और भाववाचक संज्ञा है। अब है भिड़ंत। भिड़ंत में देखिए, भिड़ना, मूल शब्द क्या है? भिड़ना, किसी से भिड़ जाना, टक्कर हो जाना, उसे कहते हैं भिड़ना। भिड़ना, तो भिड़ना में कौन सा प्रत्यय है? भिड़ंत, अंत प्रत्यय है भिड़ंत। तो भिड़ना में प्रत्यय लग रहा है, किसमें प्रत्यय लग रहा है? भिड़ना। तो भिड़ंत बन रहा है। भिड़ंत बना कैसे? भिड़ना मूल शब्द है। भिड़ना क्या है? क्रिया है। भिड़ना क्या है दोस्तों? क्रिया। भिड़ना क्या है? एक क्रिया है। तो क्रिया के साथ लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है? कृत है, न कि तदितांत है। तो यही बात यहाँ पर हमें अलग करनी थी। अगर हमें ये बेसिक बातें पता होगी तो हम बिल्कुल सही तरीके से इसे
हल कर सकते हैं, गलत होने की कोई संभावना 1% भी रह नहीं सकती। लघुतावाचक तदित प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द है। अब तदित का अपने को पता चल गया कि तदित क्या होते हैं। क्रिया के अलावा कोई भी मूल शब्द हो सकता है, संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकते हैं, अव्यय हो सकते हैं। इसमें भी अब कैसे लघुतावाचक, लघुतावाचक को ऊनतावाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊनतावाचक। ऊनतावाचक किसे कहते हैं? लघुतावाचक को। अब ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनका निर्माण अपने मूल शब्द में कोई प्रत्यय लगाकर किया जाता है और उसका अर्थ जो है, जो मूल शब्द है, उससे छोटा प्रतीत होता है। जैसे लोटा शब्द है, उसमें या प्रत्यय लगा दिया, क्या बनेगा? लुटिया। छोटे के लिए लुटिया। किसी का हरि नाम है, मारवाड़ी में कहवे हरियो, तो हरियो कहा तो इयो लगा दिया मारवाड़ी में। अब हरियो, हरि से वो क्या बन गया? हरियो। कैसे बना? लघुतावाचक। प्रेम से जब बच्चा छोटा होता है तो यहाँ पर प्रेम से उसे बुलाया जाता है, हरियो, निकियो, पिकियो, इस प्रकार से बोल देते। तो वो यो या इस प्रकार के प्रत्यय लग करके और शब्द जो है वो अपने मूल रूप से जब छोटा दिखाई दे, तब वहां पर लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग से बने शब्द की यहाँ बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द एक ही है, इनमें से वो कौन सा है? बाकी लघुतावाचक नहीं, बाकी सब लघुतावाचक नहीं है। तो देखिए खटिया, खटिया का मूल शब्द क्या था? हाट था। हाट में लगाया या प्रत्यय और क्या बना दिया? खटिया। तो हाट मूल शब्द था, उसका छोटा रूप क्या बना दिया? खटिया। खटिया, खटिया बना दिया। वैसे ही खाट में ओला प्रत्यय लगाकर खटोला भी बना देते हैं। खाट धन ओला लगाकर क्या बन जाता है? खटोला बना देते हैं। क्या बन जाता है? खटोला। अब लघुता में क्या है? लघु मूल शब्द है, लघु दंता। इसमें अब लघु में लग रहा है, लघु एक विशेषण है, उसमें ता प्रत्यय लग रहा है, लघुता शब्द बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गई ये। लेकिन इसमें लघुता का बोध नहीं करा रहा। लघुता का बोध कराने वाला शब्द नहीं बन रहा है। लघुता, लघु से भाववाचक संज्ञा बनी क्या? लघुता। अगला है रसोईया। तो रसोई है, रसोई जो है उसमें क्या लगाया? या प्रत्यय लगाया, शब्द बन गया रसोईया। क्या बना? रसोईया। तो इस प्रकार से रसोईया हो गया। फिर है मधुरता, मधुर धनता बन गया रसोई धन या रसोईया। या लगते ही ये ई की मात्रा हट जाएगी और रसोईया हो जाएगा। रसोईया, या प्रत्यय लग गया। मधुरता में ता प्रत्यय लग गया, मधुर दंता, मधुर विशेषण है। रसोई क्या है? संज्ञा है। रसोई संज्ञा है और उसमें यह प्रत्यय लगाकर रसोईया बना दिया, ये भी क्या है? संज्ञा है। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो हम कैसे पता करेंगे कि ई प्रत्यय आया या नहीं आया? तो सीधी बात है, लिखते जाइए, पता चल जाएगा। दानी कैसे बनेगा? दान धन ई, दान धन ई क्या बना? दानी। दान कैसा शब्द है? भाववाचक है दान, उसमें ई प्रत्यय लगा, दानी शब्द बना। दानी व्यक्ति है तो दानी, दानी व्यक्ति कह रहे हैं तो दानी व्यक्ति जब कह रहे हैं तब तो दानी विशेषण है। दानी व्यक्ति कह रहे हैं तो विशेषण है। और कई बार यही शब्द जब हम संज्ञा पढ़ रहे थे तब भी बात कर रहे थे कि विशेषण शब्द कई बार जातिवाचक का भी काम करते हैं। और सिलाई, सिलाई में क्या है? मूल शब्द सिलना। क्या है? सिलना क्रिया है। सिलना क्या है? क्रिया। इसमें आई प्रत्यय है, आ की मात्रा आ रही है। देखो सिलाई, सिलना था, मूल शब्द क्या था? सिलना। आई प्रत्यय लगा, ना इसमें से हट जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये हिंदी में जब आई प्रत्यय लगे या कोई भी ना जो है एक क्रिया में आ रहा है वो हट जाता है और मूल धातु सिल रह जाती है, तो उससे
सिलाई बना है, सिलाई, आई लगेगा सिलाई, तो शब्द क्या बना, सिलाई, तो सिलना है। तो ये शब्द जो सिलना क्रिया में लगा है, आई प्रत्यय प्रत्यय लगा है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। क्यों है कृत, क्योंकि इसका मूल रूप कैसा है, मूल रूप इसकी क्रिया है, इस वजह से। और यहाँ पर दान आया है तो ये तदित प्रत्यय इसके साथ ही जुड़ा, तदित हुआ। और धनी जो है वो धन में ई लगेगा, आसान सा, धन क्या है, जातिवाचक है। मानी, मान धन ई, मान भाववाचक संज्ञा है और मानी बन गया ई, तो ये भी तदित प्रत्यय इसमें भी है, ये तदितांत है, ये भी तदितांत है, क्योंकि क्रिया के अलावा जो भी यहाँ धन क्या थी, जातिवाचक संज्ञा थी, क्या थी, जातिवाचक संज्ञा। और मान क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक में जुड़े या जातिवाचक में जुड़े, किसी में भी जुड़े, क्रिया के अलावा जब भी प्रत्यय जुड़ता है किसी के साथ तो कैसे शब्द बनाते हैं, तदितांत बनाते हैं। और प्रत्यय, उस प्रत्यय को क्या कहेंगे, तदित प्रत्यय कहेंगे। ये हो गया अलग जैसे में भी, ये देखिए 1 नंबर हो गया। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची है, क्या पूछा जा रहा है, किरण के पर्यायवाची शब्द सभी समूह में दिए हुए हैं, उनमें से सारे के सारे किरण के होने चाहिए। एक ही दूसरा आया तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। देखिए मरीचि बिल्कुल किरण का है, किसका है, किरण का है। जाह्नवी किसका है, गंगा का, भागीरथी हो, जाह्नवी हो, सारे किसके हैं, गंगा के। और सुधांशु, सुधा धन अंशु, है ना, अंशु, अंशु किसका है, किरण का है, अंशु किरण का है, सुधा धन अंशु सुधांशु बनता है। और सुधांशु किसका है, चंद्रमा का है, किसका है, चंद्रमा का। तो चंद्रमा की जो शीतल किरणें होती है वो अमृत की बारिश करने जैसी है, तो सुधांशु कहते हैं इसको, चंद्रमा को। अगला है अंशु, रश्मि और कर। अंशु किरण का और कर भी किरण का, कर किसका है, किरण का। सुधाकर, सुधाकर, सुधाकर किसका है, चंद्रमा का है, तो कर किसका हुआ, किरण का। कर किसका, दिवाकर किसका है, सूर्य का। तो दिवाकर आ रहा है, यानी प्रकाश पूरी तरह से फैलाने वाला, दिवाकर रोशनी करने वाला, तो रोशनी की किरणें फैलाने वाला, दिवाकर रोशनी की किरणें फैलाने वाला। तो किरण, कर किसका है, किरण का है, कर, रश्मि और अंशु तीनों किरण के हैं। अगला है प्रभा, मंदाकिनी, मृगांक। मृगांक वापस से आ गया चंद्रमा का, किसका है, चंद्रमा का, मृगांक, मृग धन अंक बनता है मृगांक। और मंदाकिनी जो है वो किसका है, गंगा का है, एक और गंगा का पर्याय मंदाकिनी किसका है, गंगा का पर्यायवाची है। मृगांक जो है वो किसका है, चंद्रमा का है, और मंदाकिनी गंगा का। और उदक किसका है, देखिए चौथे ऑप्शन में, जल का। और रजनी चर, रजनी क्या होती है, रात्रि, और चर क्या होता है, विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला, करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला जो है उसे क्या कहते हैं, रजनीचर कहते हैं। अब वो किसका पर्याय हो सकता है, रात्रि में विचरण कौन करते हैं, चंद्रमा भी करता है और राक्षस भी करते हैं, तो दोनों हो सकते हैं। चंद्रमा भी हो सकता है बिल्कुल, प्रसंग के अनुसार होगा, ध्यान दीजिएगा, और राक्षस भी हो सकता है। भास्कर भा धनकर होता है और सूर्य का पर्यायवाची है। कर देखो, कर वापस से आ रहा है, कर किसका है, किरण का। और जो सुधा धनकर होगा तो सुधाकर बन जाएगा, तो किसका हो जाएगा, चंद्रमा का। तो पर्याय पर पूरा हमारा अब मतलब डोमिनेटिंग होगा, तब जाकर के हम पर्यायवाची का सवाल सही कर पाएंगे। विबुध शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है, बहुत सुंदर सवाल है।
विबुध शब्द किसका पर्यायवाची है? विबुध किसका है? विबुध देवता का पर्यायवाची है, देव। विबुध अमर, सुर, सुर किसका है? देवता का, देव। अमर, कई बार अमर भी देवताओं को कहा जाता है। तो सुर, देव, अमर ये सारे किसके हैं? देवताओं की। अमृतेश भी इन्हीं को कहते हैं। और क्या कहते हैं? अमृत के ईश, अमृत धन ईश क्या होता है? अमृतेश, ये देवताओं। वैसे के वैसे अब विशिख किसका है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, विशिख। अगली बार ये आ सकता है, जो अगली परीक्षा है उसमें ये पूछा जा सकता है, विशिख किसका है? तो विशिख अपने है तीर का, बाण का। किसका है विशिख? तीर, बाण, सर जिसे कहते हैं। बाण को क्या कहते हैं? तिलिमुख। ये शब्द भी बड़ा अच्छा है, ये शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तिलिमुख किसका है? बाण का, तीर का, सर का। और सायक भी होता है, तीर का सायक, सायक भी होता है। एक दो और भी होते हैं, तीर, बाण, सर, सिलिमुख, सायक। और अनि भी होता है, अनि, अनि, अनि। तो ऐसे शब्द पूछे जा सकते हैं, अनि, सायक, तीर, बाण, सर। तीर, बाण और सर तो हमें पता ही होते हैं हर वक्त, लेकिन विशिख, सिलिमुख, सायक भी पता रहता है, और अनि भी है। किसका? विशिख का। विहग किसका है? खग का, पक्षी का। जैसे हम द्विज भी कहते हैं, द्विज, पक्षी, खग, प्रकार से नभचर, नभचर भी कहते हैं खग को। नभचर, विहग, द्विज। और शकुनी एक होता है, शकुनी, शकुनी पक्षी का पर्याय, शकुनी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। पक्षी के पर्याय में एक क्या आता है? शकुनी आता है। अपने शब्द भंडार को बढ़ाइए, बहुत फायदा होगा। अपने शब्द भंडार को ज्यादा से ज्यादा नए शब्दों से बढ़ाइए। चलिए, सूर्य के पर्याय तो हमें पता ही है, दिनकर है, भास्कर है, दिवाकर है, मार्तंड है, मातंड, रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, दिन तेईस, दिनेश। इस प्रकार से सूर्य के पर्याय है। अगला हमारा सवाल है, रस्सी का पर्यायवाची नहीं है। तो गुण रस्सी का है, बिल्कुल। रज्जू है, डोर है, और रसज्ञा जो है वो रस को जानने वाले को कहते हैं। रस को जानने वाला, उसे रसज्ञा कहते हैं। गुण, रज्जू और डोर किसके हैं? रस्सी के पर्यायवाची है। बिल्कुल आसान है ये। निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्याय नहीं है? तो मृगांक है, अभी हम बात कर रहे थे। इंदु है, और विदु भी किसका है? चंद्रमा का। कुंतल किसका है? केश का है, लट का है। कुंतल, केश, बाल। चिकुर कहते हैं, एक चिकुर, चिकुर, चिकुर कहते हैं, लट। कुंतल, केश, बाल, चिकुर ये सब किसके हैं? कुंतल, केश के, बालों के। केश हो सकता है, बाल हो सकता है, जुल्फों को कहते हैं चिकुर कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, चिकुर शब्द आता है, चिकुर। केश और बाल किसके हैं? कुंतल के हैं। ये हमारे कोर्सेज है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के एल&आर क्लासेस की तरफ से। अभी हम बात करते हैं विलोम की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है। अधिकृत, अधिकृत का विलोम पूछा जा रहा है, और सुमेलित विकल्प नहीं है, मतलब विलोम नहीं है। विलोम शब्द कौन से युग्म में नहीं है? तो अधिकृत का क्या है? अनधिकृत, बिल्कुल सही है। और शब्द भी शुद्ध शब्दों में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अनधिकृत इस प्रकार से लिखा जाता है। अंत का आदि, बिल्कुल सही है, आदि अंत। परबल का सबल जो है वो क्या है? पर्याय। और इसका अगर विलोम अगर बात करें तो परबल का विलोम सबल, मतलब पर्याय सबल है,
तो इसका निर्बल हो सकता है, दुर्बल हो सकता है। निर्बल, दुर्बल, इस प्रकार का विलोम हो सकता है। अदृश्य का दृश्य हो जाएगा। तो इसमें परबल और सबल है वो क्या है, पर्यायवाची है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अगला है रित। रित का विलोम शब्द है। सत्य तो इसका पर्याय है। रित किसे कहते हैं, सत्य को कहते हैं। रित, रित का अनरित। वैसे रित का एक अर्थ ढका हुआ भी होता है, अनरित यानी आवरण उतारा हुआ। तो इस प्रकार से रित का क्या होगा, रित का होगा अनरित। रित का क्या होगा, अनरित। अगला है कौन सा विलोम युग्म गलत है, सूरता का भीरुता। बिल्कुल सही है। सूरता का क्या होगा, भीरुता, कायरता। और रिजु का क्या होगा, वक्र। रिजु किसे कहते हैं, सरल को रिजु कहते हैं, सरल को रिजु कहते हैं। और सरल का विलोम है टेढ़ा, और टेढ़े को क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं, टेढ़ा। गरिमा का अणिमा नहीं होता, गरिमा का क्या होता है, लघिमा होता है, लघिमा। तो गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा, लघिमा होगा, अणिमा नहीं होगा। पाप का पुण्य होगा, बिल्कुल सही है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द स्थावर का विलोम है। स्थावर का विलोम सीधा जंगम है। स्थावर यानी स्थिर, और जंगम यानी चलायमान। इसको कहते हैं चलायमान, जिसमें गति हो, चलायमान। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंबर का अर्थ नहीं है। अंबर जिसका अर्थ आकाश होता है, वस्त्र होता है, तो आकाश हो गया, वस्त्र हो गया, और एक केसर भी होता है, पवन अंबर का अर्थ नहीं होता। ये बात हमें कहनी है। तो ये सवाल कहां से है, अनेकार्थी में। अगला है मोर, सांप, बादल निम्न में से किसके अर्थ है, सारंग के। सारंग ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ है। सारंग के अनेक अर्थ है। कोयल भी है, बाज भी है, हाथी है, घोड़ा है, खूब सारे सारंग के अर्थ है। शंख को कहेंगे, खूब सारे शब्दों के लिए सारंग जो है, हाथी, घोड़ा, बाज, शंख, प्रकार के खूब सारे शब्द है जिनका सारंग जो है, सारंग के अनेक अर्थ निकलते हैं। सारंग, कोयल भी सारंग को कहते हैं, कोयल, कोयल का भी होता है सारंग। तो सारंग शब्द के अनेक अर्थ है। मोर, सांप और बादल किसके हैं, सारंग के ही है। इसके अलावा हाथी, घोड़ा, बाज, शंख ये भी पूछे जा सकते हैं, कोयल भी हो सकता है। निम्न में से कौन सा शब्द भव का अनेकार्थी नहीं है। भव किसे कहते हैं, संसार को। तो लोक तो होगा ही, लोक और संसार एक ही है। और होना भी, भव, भव होने के भाव में भी आता है। तो सर्प इसमें नहीं। सीधा सा बिल्कुल सरल सवाल है। अगला देखिए, धन और प्रयोजन के अर्थ का सूचक है धन। धन के अर्थ में क्या आएगा, अर्थ ही आएगा। अर्थ का अर्थ प्रयोजन के संदर्भ में भी आता है और धन के संदर्भ में भी आता है अर्थ। अगला है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी ऐसा कौन सा युग्म है जो बिल्कुल सही नहीं है। तो अंश यानी भाग बिल्कुल सही है, और अंश यानी कंधा ये भी बिल्कुल सही है। युग्म शब्द पूछे गए हैं। अगम यानी शास्त्र, आगम यानी जहां पहुंचा न जा सके, उल्टा कर दिया। जो आगम है उसका तो है शास्त्र, और जो अगम है उसका है जहां गमन करना पॉसिबल ना हो, जहां पहुंचा न जा सके, उसे अगम कहते हैं। दीप यानी दीपक, तो यहाँ पर ये सुमेलित नहीं वाला 2 नंबर हो गया। और दीप यानी दीपक, और द्वीप यानी टापू। अली यानी भोरा। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अली हो या आली हो, ली अगर छोटी आ रही है तो अर्थ भोरा होगा। अर्थ क्या होगा, भोरा, सॉरी। और आली हो या अली हो, बड़ी ली आ रही है तो अर्थ क्या होगा, सखी। सखी हमेशा बड़ी होती है, सहेली बड़ी होती है। स्त्रीलिंग जहां आता है बड़ी ही मात्राएं आती है। इस बात को
हम ध्यान में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आली, आली या अली जो है वो सखी है। सखी तो हमेशा बड़ी होती है, सखी सहेली, इसकी बात कौन करे। तो अली आली दोनों ली अगर बड़ी है तो अर्थ सखी, और अली और आली दोनों भरा के अर्थ में आएंगे। निम्न में से आदि और आदि का अर्थ है, तो आदि का अर्थ क्या है? आदि यानी प्रारंभ, और आदि यानी जो आदत हो गई है, तो काम हम हमेशा करते हैं उसकी क्या लग जाती है? हमको आदत लग जाती है। अगर 4 बजे 10 दिन उठ गए तो 11वें दिन हमारा दिमाग अपने आप हमारी आंख 4 बजते ही खोल देता है। उसे क्या कहते हैं? हम आदत को धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? लाचार हो जाते हैं। कहा जाता है ना कि ये तो आदत का लाचार है, ये तो इसको करना ही पड़े। तो ये आरंभ और अभ्यस्त, पहले का है आदि यानी आरंभ प्रारंभ, और आदि यानी अभ्यस्त। निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है। जो भूमि, वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला आया है, जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं, बिल्कुल सही है। इंद्रियों से संबंधित होता है उसे ऐन्द्रिक कहते हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इस लोक से संबंधित यानी इस लोक से जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा? सीधा लौकिक कहलाएगा। लौकिक, इस लोक से संबंधित, लोक आया है तो क्या बनेगा? लौकिक शब्द बनेगा। लोक धन एक क्या बनता है? लौकिक आदिवर्ती होती है, पहले ही हम बात कर रहे थे। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? औपन्यासिक। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हुआ? इस लोक से संबंधित है उसे ऐतिहासिक न कह करके लौकिक कहें। आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश के लिए वाक्यांश है आशुतोष। आशुतोष कौन होता है? जो तुरंत खुश हो जाए, यानी गुस्सा भी आ जाए लेकिन तुरंत खुश हो जाए, उसे क्या कहते हैं? शीघ्र प्रसन्न होने वाला। कौन है हमारे आशुतोष? शिव भगवान को आशुतोष माना जाता है। शिव के लिए अक्सर आता है आशुतोष। जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है उसे दीर्घजीवी कहेंगे। जो प्रारंभ से चला आ रहा है, अनादि, जो तत्व को जानने वाला है, तात्विक तत्ववेता कहेंगे। तो इस प्रकार से जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला है उसे हम क्या कहेंगे? आशुतोष कहेंगे। अकस्मात या एकाएक घटित होने के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है? आकस्मिक है। बिल्कुल सरल सवाल, आकस्मिक। अगला है जिसके समान कोई दूसरा न हो, यानी जिसके समान कोई दूसरा हो ही नहीं, अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी वाक्य है, वाक्य में दो चीजें मुख्य रूप से रहती है, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। जैसे लिखा है कि मिलिंद ने गया, ये वाक्य है साधारण सा। खाना खाने, मिलिंद खाना खाने चला गया है, तो ये वाक्य है। और इस पर हम बात कर रहे हैं, तो जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मिलिंद के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात हो उसे तो उद्देश्य कहेंगे। वाक्य में क्या कहेंगे? उद्देश्य। इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो कर्ता और कर्ता का विस्तार क्या होता है? उद्देश्य होता है। कर्ता और कर्ता के साथ कर्ता का विस्तार, ये क्या होते हैं? वाक्य में उद्देश्य होते हैं। और जो दूसरा जितना लंबा वाक्य है, भले क्रिया है, कर्म आया है, कुछ भी आए हैं, इसकी जो इसका विस्तार करेगा, उद्देश्य का विस्तार करने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं? ये सारा का सारा किसके बारे में बात करेगा? जिसके बारे में बात हो रही है वो तो उद्देश्य होगा, और उद्देश्य के बारे में बात हो रही है वो क्या होगा? उद्देश्य सॉरी के बारे में कहा गया कथन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विधेय।
ये क्या होगा, जितना कुछ उद्देश्य के बारे में कहा जाए, भले वो क्रिया हो, क्रिया का विस्तार हो, कर्म का विस्तार, सारे कारक कोई भी लग सकते हैं, अधिकरण हो सकता है, तो सारा का सारा किसमें आएगा, विधेय में आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऐसे कहा जाता कि माधवी का भाई मिलिंद, तो माधवी का भाई मिलिंद, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है वो यहाँ तक किसमें आता है, उद्देश्य में। हमने यहाँ बात की उद्देश्य कौन होगा, कर्ता, और कर्ता का विस्तार। विस्तार भले पूरी पंक्ति का है तो भी इसमें आएगा उद्देश्य में। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो तो क्या है, उद्देश्य है। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। सीधी सी बात है। और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वो क्या हो जाएगा आपके, वो हो जाएगा विधेय। ये क्या है, विधेय है। अब है निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए, वाक्य रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य बिल्कुल सीधा साधा सिंपल सा विधानवाचक वाक्य होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, सीधा सिंपल वाक्य है। सीधी बात आ रही है कि उसने क्या किया, अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। न तो इसमें दो वाक्य आ रहे हैं, न कोई आश्रितता है, बिल्कुल सिंपल वाक्य है। तो कैसा होगा, सरल वाक्य हो जाएगा। और दूसरा है अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये भी जनरल बात कही जा रही है। और एक ही बार में पूरी बात पूरी हो गई है, दो वाक्यों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो ये भी सरल होगा। अगला है लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य में आएगा। और अगला देखिए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, सीधी बात है, ऊपर वाले तीन है नहीं तो चौथा तो इसका उत्तर होगा ही होगा, ये भी श्योरिटी है। तो यहाँ दो तीन बातें अपने को समझनी है कि ये वाक्य तो कैसा है, मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य में क्या रहता है, मिश्र वाक्य में रहता क्या है, उसने कहा कि, उसने कहा, ये तो क्या है, उसने, कैसा वाक्य है, प्रधान वाक्य। दो वाक्य रहते हैं मिश्र वाक्य में, क्या रहते हैं, दो वाक्य रहते हैं, जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और एक प्रधान उपवाक्य कह सकते हैं, क्योंकि तो प्रधान उपवाक्य। और इधर की के बाद जो चल रहा है ये क्या होगा, आश्रित उपवाक्य होगा, आश्रित उपवाक्य। तो यहाँ आश्रित उपवाक्य की के बाद वाला, की जो संयोजक शब्द है उसके बाद वाला क्या है, आश्रित उपवाक्य है। और जो मुख्य कर्ता बात कर रहा है उसने कहा, तो ये क्या है, प्रधान उपवाक्य। और इसमें की आया है, तो की, मैं निर्दोष हूं, की आते ही इसमें बात किसकी होगी, की आया है मतलब बात होगी संज्ञा की। उसने कहा, ये क्या है, उसने, संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसने संज्ञा है और ये संज्ञा है, इसके बारे में की के बाद का जो वाक्य है पूरा का पूरा इसी के बारे में, संज्ञा के बारे में उपवाक्य चल रहा है। देखो, उसने कहा, कोई भी हो सकता है, सुरेश ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, यानी मैं निर्दोष हूं, ये किसके लिए आ रहा है, संज्ञा के लिए आ रहा है कि मैं निर्दोष हूं। तो ये पूरा आश्रित उपवाक्य जो है ये किस पर निर्भर है, संज्ञा पर, संज्ञा पर निर्भर। और इसी वजह से इसे क्या कहेंगे, संज्ञा उपवाक्य। क्या कहेंगे, संज्ञा उपवाक्य कहा जाएगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, कहीं भी आप देखिए कि मिल जाए तो सीधा मिस्र तो होगा ही होगा। और मिस्र का भी अगला पूछा जाए मिस्र में भी कौन सा भेद है, तो आंख बंद करके संज्ञा उपवाक्य कर सकते हैं। तो की आते ही उसके बाद जो वाक्य आ रहा है वो किसके बारे में होगा, संज्ञा के बारे में होगा, ये बात हमें।
पर ध्यान में रखें। निम्न में से विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य एक उदाहरण है। यानी विधान सामान्य जनरल बात बताई जाएगी, विधान की बात की जाएगी कि ये होता है। किसी कार्य के होने करने की बात सामान्य तौर पर कही जाती है, वहां विधानवाचक होता है। किसी कार्य का होना या करना या चलना सामान्य रूप से कहा जाए, वो किसमें आता है? विधान। तो देखिए, तुम खाना खाओ, क्या हो रहा है? आदेश हो रहा है, तुम खाना खाओ। तो यहाँ सामान्य लिख लेते हैं। सामान्य बात कही जाती है, तुम खाना खाओ, इसमें क्या है? आदेश हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम्हें खाना तो खाना ही पड़ेगा, तुम खाना खाओ। तो आदेश हो रहा है, तो आज्ञा वाक्य हो जाएगा या आदेशात्मक हो जाएगा। ठीक है, क्या तुम खाना खा रहे हो? खाना खा रहे हो, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्न जाएगा। अगला है, उसने खाना खा लिया होगा। उसने खाना खा लिया होगा, संदेह दिखाया जा रहा है, पक्का पता नहीं कि खाना खाया नहीं खाया। संदेह ना और क्या हो विधिवाचक वाक्य होगा। हमने खाना नहीं खाया, यह निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? नहीं आते सीधा क्या है? निषेध हो रहा है। नहीं आएगा तो क्या होगा? निषेधवाचक होगा। मनाही का भाव आ रहा है। किसका भाव आ रहा है? मनाही का भाव आ रहा है, और मनाही का भाव आते ही निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। इसमें क्या होगा? जहां कोई आश्चर्य की बात हो, और विधिवाचक सामान्य वाक्य होगा, और प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी वाक्य रचना के संबंध में अशुद्ध कथन है। विशेषण विशेष्य या संज्ञा के बाद आता है। नहीं, विशेषण संज्ञा के बाद भी आ सकता है, और जनरल वे में पहले आता है। जैसे अच्छा आदमी, बुरा आदमी, मीठा, हम कुछ भी बोले तो सामान्य तौर पर पहले आता है, लेकिन जब विधेय विशेषण होते हैं तब वे विशेषण बाद में आते हैं। जैसे यह बात तो सच है, ये कहा तो सच, यहाँ पर विशेषण है लेकिन आया बाद में है, तो ये यहाँ पर अशुद्ध कथन हो जाएगा। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध है? अत्यधिक सही है, तात्कालिक बिल्कुल सही है, ये भी शुद्ध, लेकिन प्रज्वलित ये शुद्ध नहीं है। प्रज्वलित एक ही जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा प्रज्वलित। क्या लिखा जाएगा? प्रज्वलित। केंद्रीय बिल्कुल सही है, नदियां बिल्कुल गलत है। नदियां यहाँ लगते ही क्या हो जाता है? जो ई की मात्रा है वो कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है, ये हमें पता ही है। और निरोग जो है वो क्या होगा? निरोग होगा। क्या होगा? निरोग होगा। विसर्ग संधि से हो सकता है, धन रोग हो सकता है, धन रोग क्या बनेगा? निरोग। इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। निरोग जो है अक्सर पूछा जाता है। पत्नी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पत्नी। पशु गलत लिखा हुआ है, पशु कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। साधु ऐसे लिखा जाएगा। तो ये भी सारे शुद्ध नहीं हुए, ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया। ये देखिए, उत्पाद सही है, जगत गुरु सही है, और अत्युक्ति बिल्कुल सही। प्रकार से हमने आज 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी पर बात की है, जो हमारी हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। जो भी जितने कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, भले केवीज के हो, भले हमारे राज्य सरकार के हो, सारे के सारे एग्जाम्स के लिए ये प्रश्नोत्तरी बड़ी उपयोगी है। क्योंकि प्रश्नों का एक निश्चित ट्रेंड होता है, उसके अनुसार प्रश्न इधर से उधर
आते रहे। धन्यवाद।